ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 481। एक छोटे से धमाके के साथ शक्तिशाली ध्वनि कंपन के कारण इवान का दाहिना हाथ खून के धुंध में फट गया। फुक! इवान ने अपने हाथ के फटने पर पहले जैसा दर्द महसूस किया, लेकिन उसने अपने दांत पीसकर इसे सहन किया क्योंकि आसपास अभी भी शक्तिशाली ध्वनि कंपन से भरा हुआ था और वह जानता था कि अगर उसने एक सेकंड के लिए भी ध्यान खो दिया तो उसका पूरा शरीर खून के धुंध में फट जाएगा। सेरा की हालत भी अच्छी नहीं थी। हालांकि वह इवान से लगभग 100 मीटर दूर थी, लेकिन उसका शारीरिक शरीर इवान जितना मजबूत नहीं था, इसलिए उसे भी ध्वनि कंपन को सहन करने में कठिनाई हो रही थी। उसके कुछ आंतरिक अंग पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे और खून बह रहा था। लगभग 5 सेकंड के बाद इवान आखिरकार अपने कौशल को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया और ध्वनि कंपन शांत होने लगे। हफ तारानकन हफ! इवान जोर से सांस ले रहा था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। इस बार उसने पिछली बार इस्तेमाल की गई आत्माओं का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया, लेकिन वह फिर से लगभग खुद को मार रहा था। मैं एक बार फिर ईंधन के रूप में आत्माओं का उपयोग करते समय उनके स्तर को तय करना भूल गया। इवान अंदर ही अंदर रोया और अपने खोए हुए दाहिने हाथ को देखा। इवान ईंधन के रूप में जितनी अधिक शक्तिशाली आत्मा का उपयोग करेगा, उसका कौशल उतना ही मजबूत होगा। सेरा के अचानक हमले के कारण इवान को उन आत्माओं के स्तर को तय करने का समय नहीं मिला जिन्हें वह ईंधन के रूप में उपयोग करना चाहता था, और अवचेतन रूप से उसने अपने पास मौजूद सबसे शक्तिशाली आत्माओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। उसने जिन 10,000 आत्माओं का उपयोग किया, उनमें से अधिकांश A+ और B जोड़ रैंक की थीं। अगर ये तथ्य न होता कि उसने खतरे को महसूस करने के बाद तुरंत अपने ध्वनि अनुनाद कौशल की शक्ति को नियंत्रित किया और अपने कौशल को मन प्रदान करना बंद कर दिया, तो ध्वनि कंपन के कारण उसका पूरा शरीर फट सकता था। अरे, यह नरक की तरह दर्द कर रहा है। इवान ने पुनर्जनन का उपयोग करके रक्तस्राव को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जो दर्द महसूस कर रहा था, उससे वह फिर भी रो पड़ा। तारानकन खांसी! अचानक उसने खांसने की आवाज़ सुनी और देखा कि सेरा लगभग गिरने की कगार पर थी। हालांकि उसने खुद को मैना का उपयोग करके बचाया, लेकिन उसकी आंखें, नाक, कान और मुंह सभी खून से लथपथ थे। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे गंभीर आंतरिक चोटें लगी हैं। एवन उसकी हालत देखकर तुरंत हमला करना चाहता था, लेकिन अपने हाथ को देखकर जो अभी भी खून से लथपथ था, उसे पता था कि उसे पहले कुछ करना होगा। इसके अलावा उसने ज़मीन की ओर देखा और देखा कि उसके दाहिने हाथ में पहना हुआ ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट ज़मीन पर पड़ा था। पूरा गॉन्टलेट दरारों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण टूट जाएगा। ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट एक जोड़ी कलाकृति है। चून की गॉन्टलेट का दाहिना हिस्सा क्षति के कारण काम करना बंद कर देता है। गॉन्टलेट का बायां हिस्सा भी बेकार हो गया था। इवान ने अपने बाएं हाथ में जो रूबी लाल रंग का गॉन्टलेट पहना हुआ था, वह पहले से ही अपनी सामान्य अवस्था में आ गया था और एक साधारण गॉन्टलेट की तरह दिख रहा था। कुछ क्षण पहले जो चिलचिलाती गर्मी निकल रही थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई। अब इवोल्यूशन सामग्री खोजने के साथ साथ मुझे वैलेरी को भी बेवकूफ़ बनाना होगा ताकि वह मेरे लिए इन गॉन्टलेट्स की मरम्मत कर सके। इवान ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन इवोल्यूशनरी सामग्रियों के बारे में सोचने के कारण उसे कार्नेज की याद आ गई। बिना समय बर्बाद किए उसने कार्नेज को बाहर निकाला, जो पल्लूटों से बनी गोली से भरा हुआ था। हालांकि कार्नेज का वजन 200 किलोग्राम से ज़्यादा था, फिर भी वह अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके उसे आसानी से पकड़ सकता था। उसने कार्नेज को सेरा पर निशाना बनाया, जो अभी भी अपने होश में आने की कोशिश कर रही थी, और गोली की शक्ति बढ़ाने के लिए मैना स्ट्रेंथिंग कौशल को सक्रिय किया। सेरा, जो अभी भी अपने होश में आने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। धमाका! गोली की तेज आवाज़ सुनाई दी और इवान को पीछे की ओर धकेला गया, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और कार्नेज के अन्य 2 कौशल सक्रिय कर दिए। पहला कौशल फैंटम शॉट था। फैंटम शॉट, कार्नेज से दागे गए शॉट बाधाओं को पार कर सकते हैं, जिससे आप उन दुश्मनों को मार गिरा सकते हैं जो सोचते हैं कि वे कवर के पीछे सुरक्षित हैं। दिन में केवल 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा कौशल जेफिर प्रेसिजन था। जेफिर प्रेसिजन, कार्नेज राइफल के शॉट्स को उड़ान के बीच में समायोजित किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता अप्रत्याशित कोनों से लक्ष्यों को हिट करने के लिए अपनी गोलियों के प्रक्षेपवक्र को बदल सकता है। चूंकि वह एक हाथ से राइफल पकड़े हुए था, इसलिए उसके लिए सही निशाना लगाना मुश्किल था, इसलिए उसने इस कौशल का इस्तेमाल किया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसने गोली को निर्देशित किया, जो सीधे सेरा के सिर की ओर जा रही थी। जैसे ही गोली की आवाज़ आई, सेरा को पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है और उसने तुरंत अपने सामने एक मैना बैरियर बनाने की कोशिश की। हालांकि उसे यकीन था कि सामान्य मैना बैरियर गोली को रोकने में सक्षम नहीं होगा, उसने सोचा कि मैना बैरियर की वजह से उसे गोली को चकमा देने के लिए अभी भी पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन सेरा द्वारा बनाया गया मैना बैरियर फैंटम शॉट कौशल के कारण पूरी तरह से बेकार था।
गोली सेरा द्वारा बनाए गए मैना बैरियर को पार कर गई और इवान के मार्गदर्शन में सीधे उसके सिर की ओर चली गई। धमाका! पूरे आसमान में एक और छोटा धमाका हुआ और सेरा का सिर तरबूज की तरह फट गया। इवान ने देखा कि सेरा का सिरहीन शरीर हवा में हिल रहा था और जल्द ही नीचे गिरने लगा। धमाका! एक छोटी सी धमाकेदार आवाज के साथ सेरा का सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे एक छोटा गड्ढा बन गया। इवान ने ये देखकर राहत की सांस ली और तुरंत एलिसिया को बुलाया ताकि उसका हाथ ठीक हो सके। हालांकि एलिसिया कुछ सेकंड में उसका खोया हुआ हाथ वापस नहीं उगा सकती थी, लेकिन उसके लिए खून बहना पूरी तरह से रोकना कोई समस्या नहीं थी। पुनर्जनन और एलिसिया के उपचार कौशल के प्रभाव में उसके हाथ से खून बहना जल्द ही बंद हो गया। धन्यवाद एलिसिया। इवान ने अपने हाथ से खून बहना बंद होने के बाद एलिसिया को धन्यवाद दिया और उसे वापस अपने छाया भंडारण में बुलाया। वह आसमान से नीचे आया और सेरा के सिर विहीन शरीर के पास उतरा। वह उसे छाया मरे में बदलना चाहता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि नाथन उसे दूर से देख रहा था। वह हमें लड़ने से रोकने के लिए यहाँ आया होगा, लेकिन अमांडा की उपस्थिति को देखने के बाद उसने कुछ नहीं किया। इवान ने खुद से सोचा और छाया भंडारण का उपयोग करके सेरा के शरीर को दूर रख दिया। लेकिन जब इवान ने सेरा के शरीर को हटाने की कोशिश की तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि किसी कारण से वह उसके शरीर को अपने शैडो स्टोरेज में नहीं रख सकता। और वह जानता था कि वह अपने शैडो स्टोरेज में सिर्फ जीवित चीज़ों को नहीं रख सकता था। वह अभी भी जिंदा है। यह विचार तुरंत इवान के दिमाग में आया और उसे एक और बात का एहसास हुआ। उसके शरीर के ऊपर कोई आत्मा का गोला नहीं तैर रहा है। आत्मा अवशोषण कौशल प्राप्त करने के बाद इवान हर बार जब भी किसी को मारता है तो उसे एक बहुरंगी आत्मा का गोला दिखाई देता है। लेकिन जब उसने सेरा के सिरहीन शरीर को देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह तुरंत उसके सिरहीन शरीर पर फिर से हमला करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला था, धमाका! उसके सिरहीन शरीर से एक शक्तिशाली लाल आभा फूट पड़ी और इवान को दूर धकेल दिया गया। सेरा के सिरहीन शरीर से लाल आभा फूट पड़ी और इवान को पीछे हटना पड़ा। खुद को संभालने के बाद जब उसने फिर से उसके सिरहीन शरीर को देखा तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि वह धीरे धीरे खड़ी हो रही है। सेरा की गर्दन के आसपास का मांस केचुओं की तरह हिल रहा था और आश्चर्यजनक गति से उसका सिर फिर से बन रहा था। जब इवान ने देखा कि उसका मांस कीड़ों की तरह हिल रहा था तो उसे लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है और उसे खुशी हुई कि उसने पिछले कुछ घंटों से कुछ नहीं खाया था। हालांकि इवान ये देखकर बहुत हैरान था कि वह अपना सिर खोने के बावजूद अभी भी जीवित थी, लेकिन वह जानता था कि इस बारे में सोचने का ये समय नहीं है। उसने एक बार फिर कार्नेज निकाला और उसके अंदर पल्लूटों से बनी एक और गोली भरी। वह गोली चलाने के लिए तैयार था कि अचानक सेरा की गर्दन के आसपास का मांस कांप उठा और लाल आभा से घिरे मांस के कुछ छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर बढ़े। हालांकि वे सिर्फ मांस के टुकड़े थे, इवान की सहज बुद्धि ने उसे वहां से भागने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इवान को यह अजीब लगा, उसने अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा किया और अपने छाया पंखों का उपयोग करके वहां से जल्दी से उड़ गया। लेकिन उसने जल्द ही देखा कि मांस के टुकड़े निर्देशित गोलियों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। उसने कार्नेज को मांस के सबसे बड़े टुकड़े की ओर निशाना बनाया जो अन्य टुकड़ों के आगे था और उसने पहले लोड की गई गोली चलाई। धमाका! गोली की आवाज़ गूंजी और इवान को एक बार फिर राइफल की रिकॉइल ने पीछे धकेल दिया। गोली प्रकाश की गति से चली और तुरंत मांस के टुकड़े से टकरा गई। इवान ने सोचा कि गोली मांस के टुकड़े को नष्ट कर देगी और आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे उसका खून ठंडा हो गया। जैसे ही गोली मांस के टुकड़े से टकराए, लाल आभा से घिरा मांस का टुकड़ा बम की तरह फट गया। जब विस्फोट की शॉकवेव इवान पर पड़ी तो वह दर्द से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। धमाका! बोलोन! धमाका! बड़े टुकड़े के पीछे जो मांस के छोटे टुकड़े थे वे भी शॉकवेव के संपर्क में आते ही फट गए। तारांकन खांसी! इवान ने मुंह से खून निकाला और उसके हाथ की चोट और भी गंभीर हो गई। वूश! नाथन जो कुछ ही दूरी पर था जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसके शरीर को स्थिर करने में उसकी मदद की। क्या तुम ठीक हो? उसने बाकी शॉकवेव को रोकने के बाद उससे पूछा। वह इवान की मदद करना चाहता था जैसे ही उसने सेरा के शरीर से लाल आभा निकलती देखी, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ भी करने का समय नहीं मिला। इवान दर्द से कराह उठा और नाथन के सवाल की वजह से अवाक रह गया। बेशक वह ठीक नहीं था। क्या ये बुरा आदमी नहीं देख सकता कि मेरा एक हाथ गायब है और मेरे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हैं? इवान शिकायत करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह इसके लिए समय नहीं है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। उसने पुनर्जनन का उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि इसमें सहनशक्ति की खपत होती है और युद्ध के दौरान पुनर्जनन का उपयोग करने के बाद वह पहले से ही थका हुआ महसूस करने लगा था। उसने अपना खून बहता हुआ हाथ पकड़ा और सेरा की ओर देखा जिसका सिर लगभग पुनर्जीवित हो चुका था। लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो वह चौंक गया। क्या बकवास चल रहा है? इवान ने बड़बड़ाया और अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की।
नाथन भी वैसा ही था और उसने भी महसूस किया कि उसका दिल ठंडा हो गया है। इस समय सेरा के चारों ओर की लाल आभा गायब हो गई और उसने इवान और नाथन की दिशा में देखा। जब सेरा ने उनकी ओर देखा तो इवान और नाथन दोनों सख्त हो गए, क्योंकि सेरा के अब 3 सिर थे। एक सिर अमांडा के चेहरे जैसा दिख रहा था, एक सिर सेरा के अपने चेहरे जैसा दिख रहा था और आखिरी सिर एक अजीब कीट जैसा दिख रहा था जो कॉकरोच जैसा था। सेरा के चारों ओर की आभा पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। उसे देखते हुए इवान को वही एहसास हो रहा था जो उसे ओलिविया से हुआ था जब वह सेरा से प्राप्त अजीब औषधि को पीने के बाद बदल गई थी। लेकिन ओलिविया के विपरीत, जिसका आभामंडल परिवर्तन के बाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था, सेरा के चारों ओर का आभामंडल पूरी तरह से स्थिर था और खतरे का एहसास दे रहा था। जब नाथन और इवान उसके तीनों सिरों को हैरानी से देख रहे थे तो बीच का सिर, जो चांदी के बालों वाली सेरा का था, अचानक अपना मुंह खोल दिया। मैंने तुम्हें हमारे साथ शामिल होने का मौका दिया, लेकिन चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो। उसके मुंह से निकली आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन सेरा ने इसकी परवाह नहीं की और उसके बोलने के बाद अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल निकाला। सेरा की बात सुनकर इवान भी अपने होश में आया और उसके हाथ में स्क्रॉल देखकर उसका हाव भाव बदल गया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगी, सेरा ने कहा और स्क्रॉल को अपने हाथ में कुचल दिया। जैसे ही उसने स्क्रॉल को कुचला, उसके चारों ओर अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव दिखाई दिए और अपनी बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति के कारण इवान बता सकता था कि सेरा के चारों ओर अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव उस संरचना के अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव के लगभग बराबर थे जिसने उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया था। बिना कुछ सोचे समझे इवान ने जल्दी से कार्नेज में एक और गोली लोड की और उसकी ओर निशाना साधा। उसके चारों ओर अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव महसूस करने के बाद इवान जानता था कि अगर वह यहाँ से सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट हो गई तो वह उसे नहीं ढूंढ पाएगा। धमाका! गोली बिजली की गति से सेरा की ओर चली, लेकिन इवान और नाथन को आश्चर्य हुआ। जैसे ही गोली सेरा के सामने पहुंची, उसने अपने नंगे हाथ से वार किया। बज़! जैसे ही सेरा ने अपने हाथ से वार किया, तलवार की गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज उठी, एक भयानक तलवार की आभा फूट पड़ी और इवान द्वारा पहले चलाई गई गोली पूरी तरह से बिखर गई। जो मैंने पहले कहा था उसे मत भूलना, सेरा ने कहा, जैसे ही अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव उसके शरीर को ढंकने लगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक दर्दनाक मौत दूंगी। स्वॉश! जैसे ही सेरा ने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव तेज हो गए और वह वहां से गायब हो गई। अध्याय 483 डैमियन भाग 1। इवान और नाथन अपने चेहरों पर स्तब्ध भाव के साथ हवा में मंडरा रहे थे। उनकी आंखें उस जगह पर टिकी हुई थीं जहां सेरा एक पल पहले थी और वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ था। हालांकि नाथन को झटका लगा था, वह अभी भी एक पुराना एस रैंक शिकारी था, इसलिए वह जल्द ही शांत हो गया, लेकिन इवान अभी भी सदमे की स्थिति में था। उसके लिए यह विश्वास करना अभी भी कठिन था कि सेरा अपना सिर खोने के बाद भी किसी तरह जीवित रहने में सक्षम थी। इसके अलावा, हालांकि कार्नेज एक जोर रैंक आर्टिफैक्ट है, लेकिन उसने पहले जो गोली चलाई थी उसकी शक्ति एस रैंक शिकारी को भी गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन सेरा ने अपने हाथ के एक ही वार से उस गोली को नष्ट कर दिया। आखिर वह क्या बकवास था? अब मुझे संदेह होने लगा है कि वह एक इंसान है या राक्षस, इवान ने कुछ सेकंड के बाद खुद से कहा। उसने आसमान से जमीन पर उतरने और बैठने से पहले अंदर ही अंदर आह भरी। उसने एक बार फिर एलिसिया को बुलाया और उससे उसे ठीक करने के लिए कहा। पहले मांस के टुकड़ों के अचानक फटने की वजह से उसके दाहिने हाथ की चोट और भी खराब हो गई। उसके हाथ के अलावा उसके अंदरूनी अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि मैं काजिल की वजह से डार्क गिल्ड के ज्यादातर ठिकानों के बारे में जानता था, फिर भी उसे फिर से ढूंढना मुश्किल होगा, इवान ने खुद से सोचा जब एलिसिया ने उसे ठीक किया। नाथन भी आसमान से नीचे आया और एलिसिया की उपचार शक्ति की वजह से वह हैरान था। हालांकि इवान की चोटें काफ़ी गंभीर थीं, लेकिन वह देख सकता था कि वे सभी तेज़ गति से ठीक हो रहे थे। सामान्य एस रैंक के शिकारी भी जो उपचार में कुशल हैं, वे भी उसके जितने अच्छे नहीं हैं। नाथन ने खुद से सोचा और अजीब तरह से एलिसिया को देखा। उसने सोचा कि एलिसिया सिर्फ लोगों को नीच कहकर पीड़ा पहुंचाने में ही अच्छी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह असभ्य राक्षस उपचार करने में इतना अच्छा होगा। एलिसिया जो इवान को ठीक कर रही थी, अचानक नाथन की नज़र महसूस की और उसे देखा। तुम नीच को क्या देख रहे हो? पफ! इवान अभी भी सोच रहा था कि उसे सेरा से कैसे निपटना चाहिए जब उसने एलिसिया को सुना और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। एलिसिया की बात सुनकर नाथन का मुंह खुला का खुला रह गया और वह उसे थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। नाथन के परेशान भाव को देखकर एलिसिया ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और एक बार फिर इवान को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, मैं जवाब दूंगी, बशर्ते कि इसमें मेरे रहस्य शामिल न हों। इवान ने नाथन से हंसना बंद करने के बाद कहा। वह समझ सकता था कि नाथन कुछ पूछना चाहता था, लेकिन किसी कारण से झिझक रहा था।
इवान को पहले से ही अंदाजा था कि वह क्यों झिझक रहा था और वह क्या पूछना चाहता था, और इसके बारे में सोचते हुए वह अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। इवान की बात सुनकर नाथन हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार वह सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असली अमांडा का क्या हुआ? अमांडा क्लियर स्काई अकादमी की प्रिंसिपल थी और वह उसे लंबे समय से जानता था। हालांकि वे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, फिर भी वह उसकी अच्छी दोस्त थी। नेथन की बात सुनकर इवान एक पल के लिए चुप हो गया। उसने उस जगह को देखा जहां सेरा एक पल पहले थी और धीमी आवाज में कहा, वह मर चुकी है। हालांकि नाथन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन इवान की बात सुनकर उसका शरीर फिर भी कांप उठा। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं निकला। आखिर में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से आह भरी, मैं समझ गया। इवान ने कुछ नहीं कहा और बस वहीं बैठा रहा और एलिसिया को उसे ठीक करने दिया। नेथन ने एक पल की खामोशी के बाद अपनी आंखें खोलीं। क्या उसे सेरा ने मारा था? उसने सामान्य आवाज में पूछा, लेकिन इवान को उसकी आवाज के पीछे जलता हुआ गुस्सा महसूस हो रहा था। इवान ने सिर हिलाने से पहले अपनी आंखों के कोने से नाथन को देखा। नेथन ने जब इवान को अपना सिर हिलाते देखा तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके आगे बोलने का इंतजार किया। इवान ने नाथन के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे बताना चाहिए या नहीं। काजिल ने जो बातें उसे बताईं वे काफ़ी हास्यास्पद थीं और उसे यकीन नहीं था कि नाथन उस पर विश्वास करेगा या नहीं। लेकिन उसने जल्द ही इस बारे में सोचना बंद कर दिया और अपना सिर हिला दिया। तो क्या हुआ अगर वह विश्वास नहीं करता? ऐसा नहीं है कि इससे मेरे लिए कुछ बदल जाएगा। इवान ने सोचा और नाथन की ओर देखा। उसके साथ विश्वासघात हुआ। विश्वासघात हुआ। नाथन स्तब्ध रह गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके इवान की ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ? डेमियन, इवान ने कहा, डेमियन ने ही उसे मारा था। व्हाइट शार्क गिल्ड का गिल्ड मास्टर जो राक्षस ज्वार के दौरान अमांडा के साथ लड़ा था। इवान की बात सुनकर नाथन का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। असंभव, अमांडा और डेमियन, वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और राक्षस ज्वार के खिलाफ भी साथ साथ लड़े थे। वह उसे क्यों मारेगा? नाथन की बात सुनकर इवान ने कहा, यह राक्षस ज्वार के कारण ही था कि उसने उसे मार डाला। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता होना चाहिए कि डेमियन ने राक्षस ज्वार के दौरान अपना एक हाथ खो दिया था, है न? इवान ने पूछा। नाथन ने अपना सिर हिलाया और अचानक कुछ सोचा। मुझे मत बताओ। नाथन के हाव भाव देखकर इवान ने अपना सिर हिलाया। हाँ, उसने उसे नरक की ज्वाला के जहर के कारण मार डाला। नरक की ज्वालाएं बहुत खास थीं और नरक की ज्वालाओं से गंभीर रूप से घायल होने के बाद इस बात की बहुत कम संभावना थी कि व्यक्ति ज्वाला के जहर से पीड़ित होगा। दुर्भाग्य से डेमियन बदकिस्मत था और ज्वाला के जहर से संक्रमित हो गया। हालांकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसके खोए हुए हाथ के चारों ओर ज्वाला के जहर के कारण हील उसके खोए हुए हाथ को ठीक नहीं कर पाए। शुरुआत में ये ठीक था, लेकिन जल्द ही डेमियन ने देखा कि ज्वाला के जहर के कारण उसकी ताकत कम होने लगी थी। उसने कई औषधियां आजमाईं और यहाँ तक कि एस रैंक के हीलर को भी आमंत्रित किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कुछ ही दिनों में उसकी रैंक के प्लस रैंक पर गिरने वाली थी। डेमियन ज्वाला के जहर के कारण वास्तव में उदास था, जो हर दिन उसकी शक्ति को कम कर रहा था। लेकिन एक दिन उसे डार्क गिल्ड से एक प्रस्ताव मिला। उन्होंने वादा किया कि वे उसके शरीर में फैल रहे ज्वाला जहर को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने उसे एक औषधि की बोतल भी भेजी जो अस्थायी रूप से ज्वाला जहर के प्रभाव को पार कर सकती थी। उस औषधि का उपयोग करने के बाद डेमियन को एहसास हुआ कि उसके शरीर में फैल रहा ज्वाला जहर वास्तव में बंद हो गया था, लेकिन वह जानता था कि औषधि का प्रभाव अस्थायी था। सबसे पहले डेमियन ने डार्क गिल्ड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसे पूरी तरह से ठीक करने वाली औषधि प्राप्त करने के लिए अमांडा को मारना होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और वह प्लस रैंक पर गिरने वाला था, डेमियन घबराने लगा। वह जानता था कि वह जल्द ही एस रैंक के शिकारी के रूप में अपनी स्थिति खो देगा और एक बार जब वह प्लस रैंक पर गिर गया तो व्हाइट शार्क के गिल्ड मास्टर के रूप में उसका दर्जा भी कोई और छीन लेगा। अपनी स्थिति खोने के दबाव में डेमियन आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और डार्क गिल्ड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने अमांडा को आमंत्रित किया, कहा कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। चूंकि अमांडा को उसकी स्थिति के बारे में पता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे ज्वाला के जहर के कारण मदद की ज़रूरत है और वह उससे मिलने चली गई। दुर्भाग्य से जब वह उससे मिलने गई तो डेमियन ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। अध्याय 484 डेमियन भाग 2। वह मादरचोद। इवान की बात सुनकर नाथन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और एक पल के लिए वह अपनी आभा पर नियंत्रण खो बैठा। जब इवान ने नाथन को, जो हमेशा एक सम्मानित बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, गाली देते हुए सुना तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और इस पर टिप्पणी न करने का फैसला किया। लेकिन अचानक नाथन के दिमाग में कुछ कौंधा और उसके चेहरे पर एक शिकन आ गई।
तुमने कहा था कि अमांडा को डैमियन ने मारा था, है न? उसने इवान की ओर देखा और पूछा। ठीक है, इवान ने अपना सिर हिलाया। इवान की बात सुनकर नाथन के चेहरे पर शिकन और भी गहरी हो गई। जब सेरा तुम्हारे खिलाफ लड़ रही थी तो वह अमांडा के कौशल का उपयोग कर रही थी। नाथन ने इवान की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। पहले तो इवान को समझ में नहीं आया कि नाथन क्या कहना चाह रहा था, लेकिन जब उसे आखिरकार समझ में आया कि वह क्या कह रहा है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बिल्कुल सही, सेरा उसके खिलाफ लड़ते हुए अमांडा के कौशल का इस्तेमाल कर रही थी। क्या इसका मतलब है कि उसके पास दूसरे लोगों के कौशल चुराने का कोई तरीका है? इवान ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सोचा, लेकिन अचानक उसे सेरा के गायब होने से पहले की शक्ल याद आ गई। 3 सिर, और उन 3 सिरों में से एक सिर अमांडा का था। फिर इवान ने कालोस के बारे में सोचा, जिसने फ्रोजन वर्ल्ड डंगोन के बाहर उस पर और वेलेरी पर हमला किया था। वह आदमी पवन भेड़िए के कौशल का इस्तेमाल कर सकता है। इवान ने मन ही मन बुदबुदाया, ये याद करते हुए कि कालोस पवन भेड़िए के कौशल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। कालोस की मृत्यु के बाद उसके शरीर को उसके अजीब परिवर्तन के पीछे का कारण जानने के लिए सिल्वर स्टार गिल्ड की शोध सुविधा में भेजा गया और वेलेरी ने जो बताया उसके अनुसार परीक्षणों के परिणामों से पता चला कि किसी ने एक अजीब विधि का उपयोग करके पवन भेड़िए को कालोस के साथ मिला दिया था। क्या ये हो सकता है कि सेरा ने अमांडा को अपने साथ मिला लिया था, ठीक वैसे ही जैसे कालोस ने पवन भेड़िए को अपने साथ मिला लिया था? इवान ने चौंकते हुए स्वर में बड़बड़ाया और अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुतिया मेरे खिलाफ लड़ते समय खुद को रोक रही थी? इवान ने सोचा और उसके हाव भाव बदसूरत हो गए। पूरी लड़ाई के दौरान सेरा ने केवल अमांडा के कौशल का उपयोग किया और अपने किसी भी मूल कौशल का प्रदर्शन नहीं किया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह अमांडा के कौशल की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए मुझे एक परीक्षण डमी के रूप में मान रही थी? इवान जितना अधिक इस मामले के बारे में सोचता था, उसके हाव भाव उतने ही बदसूरत होते जाते थे। अब उसे लग रहा था कि सेरा पूरी लड़ाई के दौरान उसके साथ खेल रही थी और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही थी। ये पहली बार था जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। नाथन इवान को देख रहा था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से उसके हाव भाव देखे जो तेजी से बदल रहे थे। उसके बदलते हाव भाव को देखकर वह अनुमान लगा सकता था कि इवान को इस तथ्य के बारे में कुछ पता था कि सेरा अमांडा के कौशल का उपयोग कर सकती है, लेकिन उसने उससे तुरंत नहीं पूछा और इवान के हाव भाव के सामान्य होने से पहले कुछ मिनट तक प्रतीक्षा की। उसके हाव भाव सामान्य होने के बाद नाथन ने आखिरकार उससे पूछा कि उसे इस मामले के बारे में क्या पता है। इवान के पास उससे कुछ भी छिपाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने उसे कालोस के बारे में बताया और बताया कि कैसे किसी ने उसे पवन भेड़िए के साथ मिला दिया ताकि सेरा किसी तरह अमांडा के साथ खुद को मिला ले और उसे अपने कौशल मिल जाएं। नाथन ने अविश्वास से भरी आवाज में कहा। वह लगभग 200 साल का था और उसने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसे ये सुनकर झटका लगा होगा कि कोई व्यक्ति अपने कौशल प्राप्त करने के लिए खुद को दूसरे शिकारियों के साथ मिला सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, मुझे 90% यकीन है कि यही कारण है कि वह अमांडा के कौशल का उपयोग करने में सक्षम थी। इवान ने नाथन की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। जब इवान ने नाथन को अपने अनुमान के बारे में बताया तो वह अपने छाया कब्जे कौशल के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। छाया कब्जे का उपयोग करने के बाद वह एक छाया मरे हुए को अपने साथ मिला सकता है और उसके सभी कौशल और शक्ति प्राप्त कर सकता है। सेरा का तरीका मेरे छाया कब्जे कौशल के समान क्यों लगता है? इवान ने खुद से सोचा और गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। भले ही वह पूरे दिन इस मामले के बारे में सोचता रहे, लेकिन वह जानता है कि वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। उसे अभी भी और जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। अब मैं मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूं कि वह मुझे और वेलेरी को क्यों पकड़ना चाहती थी। इवान ने मन ही मन सोचा और अपना सिर हिला दिया। अगर वह अपनी छाया कब्जे की क्षमता की तुलना सेरा से करना चाहता है तो उसे सेरा के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। अब मैं मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूं कि वह मुझे और वेलेरी को क्यों पकड़ना चाहती थी। इवान ने मन ही मन सोचा और अपना सिर हिला दिया। वह हमेशा से ही इस बात को लेकर उत्सुक था कि सेरा उसे और वेलेरी को क्यों पकड़ना चाहती थी, और अब उसे आखिरकार उसका जवाब मिल गया। लेकिन अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया जब उसके दिमाग में एक और बात आई। रुको, कुछ ठीक नहीं है। इवान ने भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। काजिल के अनुसार अमांडा को डैमियन ने मारा था और उसने उसका शरीर सेरा को दे दिया था। अब सेरा के पास अमांडा के सभी कौशल हैं, जिसका अर्थ है कि उसने अमांडा के सभी कौशल उसके मृत शरीर का उपयोग करके सफलतापूर्वक प्राप्त किए हैं। इवान ने सोचा और उसकी आंखें भ्रम से चमक उठीं। जहां तक मुझे पता है, सेरा हमेशा मुझे और वेलेरी को जीवित पकड़ना चाहती थी। अगर वह मृत शरीर का उपयोग करके कौशल प्राप्त कर सकती है तो वह मुझे और वेलेरी को जीवित क्यों पकड़ना चाहती थी?
अगर सेरा उसे मरना चाहती थी तो वह उसी क्षण मर जाता जब उसे एक्वाविले शहर में लेयला ने पकड़ लिया था। लेकिन चूंकि सेरा उसे जीवित पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसने लेयला से उसे पकड़ने के बाद उसे न मारने के लिए कहा। क्या कोई कारण है कि वह मुझे और वैलेरी को जीवित पकड़ना चाहती थी? इवान ने मन ही मन कहा और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि अमांडा और उसके बीच क्या अंतर था। वैलेरी और मैं दोनों ही अद्वितीय शारीरिक संरचना वाले हैं। क्या वह हमें इस वजह से जीवित पकड़ना चाहती है? इवान ने मन ही मन सोचा और महसूस किया कि ऐसा होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ही इवान अपने शरीर के बारे में सोच रहा था, उसे अचानक मिस स्पाइडर से एक संदेश मिला जिसे उसने टाइटन हाथी और स्टोन भैंस की खोज में भेजा था। मिस स्पाइडर से संदेश प्राप्त करने के बाद इवान ने तुरंत सेरा के बारे में सोचना बंद कर दिया और नाथन की ओर देखा। अरे ओल्ड मैन, अपनी मांसपेशियों को थोड़ा खींचना चाहते हो? अध्याय 485 राक्षस सेना की ओर बढ़ना भाग 1। यहाँ आते समय आपका सामना टाइटन हाथी और पत्थर भैंस से हुआ, इवान ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा और आखिरकार समझ गया कि सेबेस्टियन और अन्य लोगों को यहाँ आने में 15 घंटे से अधिक क्यों लगे। उसे अभी अभी मिस स्पाइडर से संदेश मिला है कि उसे और अन्य मकड़ियों को कुछ राक्षस मिले हैं जो पत्थर भैंस और टाइटन हाथी की सेना से संबंधित हैं। इनमें से अधिकांश राक्षस बी रैंक के थे, इसलिए मिस स्पाइडर जो कि एस रैंक की राक्षस है, के लिए उनसे सारी जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं था। उन राक्षसों से पूछताछ करने के बाद उसे आखिरकार वह स्थान मिल गया जहां टाइटन हाथी और पत्थर भैंस की सेना तैनात है। स्थान जानने के बाद इवान ने मिस स्पाइडर से कुछ भी करने से पहले उसका इंतजार करने को कहा। वह पूरी तैयारी करके पत्थर भैंस और टाइटन हाथी की सेना पर हमला करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मिस स्पाइडर को देखकर वे भाग जाएं। पत्थर भैंस और टाइटन हाथी की सेना उसके लिए मांस का एक बड़ा टुकड़ा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह एस रैंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटा सकता है। उसने नाथन को स्टोन बफेलो और टाइटन एलिफेंट की सेनाओं के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह उसके साथ मौज मस्ती करना चाहता है। हैरानी की बात है कि इवान को उम्मीद नहीं थी कि नाथन और अन्य लोग यहां आते समय स्टोन बफेलो और टाइटन एलिफेंट का सामना कर चुके होंगे। वे कहाँ हैं? नाथन ने पूछा जब वह और इवान डार्क गिल्ड के बेस की ओर उड़े। इवान का दाहिना हाथ अभी भी गायब था, लेकिन उसकी अधिकांश अन्य चोटें एलिसिया द्वारा पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, अगर हम अपनी पूरी गति से वहाँ जाएं तो हम 1 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं, इवान ने एक बार फिर स्थान की पुष्टि करने के बाद कहा। इवान की बात सुनकर नाथन ने अपना सिर हिलाया और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, कितने राक्षस हैं? मुझे नहीं पता, इवान ने अपना सिर हिलाया। मिस स्पाइडर ने जिन राक्षसों को पकड़ा था उन्हें स्टोन बफेलो और टाइटन एलिफेंट के अधीन कुल राक्षसों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इवान की बात सुनकर नाथन के चेहरे पर शिकन आ गई। तो तुम वहां जाने की योजना बना रहे हो बिना ये पुष्टि किए कि वहां कितने राक्षस हैं? चिंता मत करो, मैंने पहले ही स्थिति का पता लगाने के लिए अपने एक समन राक्षस को भेज दिया है। हमें जल्द ही उनकी संख्या के बारे में जानकारी मिल जाएगी, इवान ने नाथन के चेहरे पर शिकन देखकर शांति से कहा। मिस स्पाइडर से लोकेशन मिलने के बाद उसने स्थिति का पता लगाने के लिए एक्लिप्स को भेजा। चूंकि यह खुद को छिपाने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि यह स्टोन बफेलो और टाइटन एलिफेंट की सेना को सतर्क कर देगा। इवान की बात सुनकर नाथन के चेहरे पर शिकन कम हो गई। हालांकि वह इवान के समन कौशल के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। वैसे क्या तुम सच में अपनी वर्तमान स्थिति में लड़ सकते हो? अचानक नाथन ने इवान के दाहिने हाथ को देखते हुए कहा। इवान ने तुरंत जवाब नहीं दिया और अपने डेथ ट्रांसफर स्किल के कूल डाउन समय को देखा। उसके कौशल का फिर से उपयोग करने से पहले बस 10 सेकंड बचे थे। नाथन ने सोचा कि इवान अपने हाथ के गायब होने के कारण उदास था, इसलिए वह कुछ नहीं कह रहा था। जैसे ही वह उसे सांत्वना देने वाला था, उसने इवान के चारों ओर एक बैंगनी आभा देखी। अगला दूसरा वूश हो गया। उसने इवान की आवाज़ सुनी और उसे अपने दाहिने हाथ को सहज तरीके से लहराते हुए देखा। नाथन को लगा कि वह मतिभ्रम कर रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखें रगड़ी और अपनी बांह की ओर देखा। लेकिन इवान की बांह वास्तव में ठीक हो गई है। इसकी पुष्टि करने के बाद उसका मुंह आकार में खुल गया। नाथन के स्तब्ध भाव को देखकर इवान बहुत संतुष्ट हुआ। मृत्यु हस्तांतरण कौशल वास्तव में एक टूटा हुआ कौशल है। क्या आपको लगता है कि सेबेस्टियन हमारे साथ आएगा? इवान ने अचानक पूछा, क्योंकि वे डार्क गिल्ड के बेस पर पहुंचने वाले थे। इवान की बात सुनकर नाथन अपने होश में आया। उसने अपना सिर हिलाने से पहले एक आखिरी बार अपनी दाहिनी बांह को देखा। मुझे नहीं पता, हमें उससे पूछना होगा। नाथन की बात सुनकर इवान के चेहरे पर एक विचारशील भाव आया। वह वास्तव में चाहता था कि सेबेस्टियन उनके साथ जाए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे राक्षसों को मारने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत थी। वह सेबेस्टियन को लाने का कारण पूरी तरह से अलग था। अगर मैं उससे उच्च स्तरीय कवच लूटना चाहता हूं तो मुझे उसे अपने साथ लाना होगा, इवान ने सोचा और उसके दिमाग में कई विचार कौंधे।
जल्द ही वे डार्क गिल्ड के बेस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थे। तुम डेमियन के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? जैसे ही वे उतरने वाले थे, इवान ने नाथन की ओर देखा और पूछा। इवान का सवाल सुनकर नाथन की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल हो गई, लेकिन जल्द ही वे सामान्य हो गए और उसने ठंडी आवाज में कहा, वह स्वाभाविक रूप से अमांडा के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे भुगतान करना होगा। इवान ने नाथन की बात सुनकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह आसान होगा। नाथन ने एक भान उठाए और उसे असमंजस में देखा। उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। चून की सेरा यहाँ से सफलतापूर्वक भाग गई है, इसलिए वह निश्चित रूप से डेमियन से संपर्क करेगी और उसे फिलहाल भाग जाने के लिए कहेगी। मुझे डर है कि जब तक हम एक्वाविल सिटी वापस पहुंचेंगे तब तक वह बहुत दूर जा चुका होगा। जब नाथन ने इवान की बात सुनी तो उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वह पूरी तरह से भूल गया कि चून की सेरा और डेमियन ने अमांडा को मारने के लिए एक साथ काम किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से डेमियन को यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में बताएगी। नाथन के बदसूरत हाव भाव देखकर इवान बस हल्के से मुस्कुराया। वास्तव में आपको डेमियन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवान की बात सुनकर नाथन ने भौहें उठाईं। क्या आपके पास उसे खोजने का कोई तरीका है? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इवान ने तुरंत जवाब नहीं दिया और अपने छाया पंख फड़फड़ाए नाथन के साथ डार्क गिल्ड के बेस के ऊपर दिखाई दिया। सेबेस्टियन और अन्य लोगों ने पहले से ही उनकी उपस्थिति को नोटिस किया था, इसलिए जब वे बेस के ऊपर पहुंचे तो वे सभी उनकी दिशा में देख रहे थे। मेरे कलाकृतियों के लिए विकास सामग्री इकट्ठा करने की मेरी योजना शुरू करने का समय आ गया है, इवान ने खुद से सोचा और डार्क गिल्ड के बेस के बीच में उतरा। अध्याय 486 राक्षस सेना की ओर बढ़ना भाग 2। जैसे ही इवान और नाथन उतरे, सेबेस्टियन और अन्य लोगों ने तुरंत देखा कि अमांडा गायब थी। वे सभी पूछना चाहते थे कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, नाथन ने वैलेरी और अन्य छात्रों को भगा दिया क्योंकि वह टाइटन हाथी और स्टोन भैंस के बारे में सेबेस्टियन से बात करना चाहता था। वैलेरी और अन्य छात्र बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन वे अपने मन में नाथन को केवल एक बुरा आदमी कह सकते थे और वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही वैलेरी और अन्य लोग चले गए, पीछे केवल इवान, नाथन और सेबेस्टियन रह गए। सेबेस्टियन के पूछने से पहले नाथन ने उसे बताया कि पहले क्या हुआ था और सेरा कैसे बच गई। उसने उसे डेमियन के विश्वासघात और अमांडा की मौत के बारे में भी बताया। सेबेस्टियन भी ये सुनकर हैरान था कि डेमियन ने अमांडा को मार डाला। उसका सदमा नाथन से भी ज्यादा था क्योंकि वह और डेमियन पुराने दोस्त थे। जब इवान ने उसे बताया था कि डार्क गिल्ड राक्षस ज्वार के दौरान नेफ्लियम शहर पर हमला करेगा तो उसने वह जानकारी डेमियन को दे दी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त वास्तव में डार्क गिल्ड के साथ काम करेगा। सब कुछ सुनने के बाद उसके हाव भाव काफी जटिल थे और वह अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? सेबेस्टियन ने थकी हुई आवाज में पूछा। इतने कम समय में बहुत सी चीजें हो गईं। डार्क गिल्ड का हमला, अमांडा की मौत, डेमियन के साथ विश्वासघात। अब उनके पास निपटने के लिए बहुत सी चीजें थीं। नाथन बोलने ही वाला था कि इवान ने उसे हरा दिया। हम युद्ध करने जा रहे हैं। नाथन और सेबेस्टियन दोनों ने उसे खाली नजरों से देखा और समझ नहीं पाए कि उसका क्या मतलब है। जब इवान ने उनके हाव भाव देखे तो वह मुस्कुराया और शांति से समझाया, मुझे दुनिया भर में डार्क गिल्ड द्वारा बनाए गए सभी ठिकानों के बारे में पता था। चूंकि हम उनके ठिकानों के बारे में जानते थे तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें मिटा देने का समय आ गया है? इवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि काजिल एक एस रैंक शिकारी था और डार्क गिल्ड के शीर्ष सदस्यों में से एक था, इसलिए उसे डार्क गिल्ड के बारे में पूरी जानकारी थी। इवान द्वारा उसे शैडो अनडेड में बदल दिए जाने के बाद उसने आज्ञाकारी रूप से उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। हालांकि इवान डार्क गिल्ड से अकेले निपटना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने सब कुछ अकेले करने का फैसला किया तो यह मुश्किल होगा। अपने शैडो अनडेड की मदद से उसके पास डार्क गिल्ड का सामना करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था, लेकिन डार्क गिल्ड के ठिकाने पूरे अरोड़ा वर्ल्ड में फैले हुए थे। अगर उसने हर एक ठिकाने को अकेले ही नष्ट करने का फैसला किया तो उसे ऐसा लक्ष्य हासिल करने में बहुत समय लगेगा। यही कारण है कि उसने सेबेस्टियन और नाथन को डार्क गिल्ड के कुछ ठिकानों के बारे में बताने का फैसला किया ताकि वे उन्हें नष्ट कर सकें। इवान को डार्क गिल्ड के ठिकानों के स्थानों के बारे में पता था। ये सुनकर सेबेस्टियन और नाथन की आंखें चमक उठीं। नाथन को यह भी समझ में आ गया कि इवान ने क्यों कहा कि वह डेमियन को ढूंढ सकता है। चूंकि डेमियन डार्क गिल्ड के साथ काम कर रहा है, इसलिए वह एक्वाविल सिटी से भागने के बाद डार्क गिल्ड के किसी एक बेस पर जरूर जाएगा। और चूंकि इवान को सभी बेस के स्थानों के बारे में पता था, इसलिए उनके लिए उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। वे कहाँ स्थित हैं? सेबेस्टियन लंबे समय से डार्क गिल्ड को नष्ट करना चाहता था क्योंकि वे वैलेरी पर लगातार हमला कर रहे थे, इसलिए अब जब उसने सुना कि इवान को सभी डार्क गिल्ड बेस के स्थान पता हैं, तो वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका।
सफलता। सेबेस्टियन की उत्सुक आवाज़ सुनकर इवान अंदर से मुस्कुराया, लेकिन बाहरी तौर पर उसके हाव भाव नहीं बदले। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पूरा नक्शा दूंगा जो डार्क गिल्ड बेस के सभी स्थानों को इंगित करेगा, सेबेस्टियन की बात सुनने के बाद इवान ने कहा। सेबेस्टियन खुश था कि इवान उसे डार्क गिल्ड बेस के स्थानों के बारे में बताने के लिए सहमत हो गया और उसे लगा कि उसका चेहरा अब आंखों को अधिक सुखद लग रहा था। वैसे मुझे कुछ डार्क एनर्जी क्रिस्टल, कुछ ब्लड एनर्जी क्रिस्टल और कुछ किलोग्राम शून्य चांदी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या गिल्ड मास्टर सेबेस्टियन के पास ये चीज़ें हैं। सेबेस्टियन के चेहरे पर मुस्कान अचानक सख्त हो गई और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके इवान को देखा। धिक्कार है कमीने। हालांकि इवान ने सवाल को सामान्य तरीके से पूछा था, लेकिन सेबेस्टियन के कान में उसके सवाल का मतलब बिल्कुल अलग था। मैं तुम्हें एक पूरा नक्शा दूंगा जो डार्क गिल्ड के सभी ठिकानों को इंगित करेगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ डार्क एनर्जी क्रिस्टल, कुछ ब्लड एनर्जी क्रिस्टल और कुछ किलोग्राम शून्य चांदी देनी होगी। नाथन ने भी इवान को मृत आंखों से देखा और समझ नहीं पाया कि क्या कहे। हालांकि जब नाथन और सेबेस्टियन ने उसे मृत आंखों से देखा तो इवान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसकी त्वचा बहुत मोटी थी इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मुझे अपने गिल्ड के संसाधन प्रबंधक से पूछना होगा कि क्या मेरे पास वे चीज़ें हैं जिनका तुमने उल्लेख किया है। ये देखकर कि इवान का नक्शा मुफ्त में देने का कोई इरादा नहीं था, सेबेस्टियन ने उसे एक कठोर मुस्कान दिखाई और कहा, ओह सच में, धन्यवाद गिल्ड मास्टर। मैं बस यूं ही पूछ रहा था, लेकिन चूंकि आप उन चीज़ों को दान करना चाहते हैं, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा, इवान ने बेशर्मी से कहा और अपना सिर हिलाया। सेबेस्टियन, उसने कुछ गहरी सांसें लीं और मन ही मन को शांत करने वाले सूत्र का जाप किया ताकि वह इवान को न मारे। इवान की प्रसन्न मुस्कान को देखकर नाथन ने अपना सिर हिलाया और सेबेस्टियन को पत्थर की भैंस और टाइटन हाथी की राक्षस सेना के बारे में बताया। सेबेस्टियन की अभिव्यक्ति तब गंभीर हो गई जब उसने 2 एस रैंक राक्षसों की सेनाओं के बारे में सुना। नाथन की तरह उसने भी पूछा कि राक्षस सेना में कितने राक्षस हैं और इवान ने उसे वही जवाब दिया। तो क्या तुम आना चाहते हो? नाथन ने उसे सब कुछ बताने के बाद पूछा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, लेकिन सेबेस्टियन ने कहा और वैलेरी और अन्य छात्रों की दिशा में देखा। उनकी चिंता मत करो, मैं उनकी रक्षा के लिए 20 से जोड़ रैंक के राक्षस यहां छोड़ दूंगा, इवान ने कहा जब उसने देखा कि सेबेस्टियन वैलेरी और अन्य छात्रों को देख रहा था। सेबेस्टियन, नाथन, उन दोनों ने इवान को खाली नज़रों से देखा। तुमने अभी क्या कहा? तुम कितने राक्षसों को पीछे छोड़ोगे? सेबेस्टियन ने पूछा, उसे लगा कि उसने इवान की बात गलत सुनी है। 20 से जोड़ रैंक के राक्षस, इवान ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वे पर्याप्त नहीं हैं? इवान की आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखकर सेबेस्टियन का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे, इस आदमी के पास किस तरह का टूटा हुआ समन कौशल है? सेबेस्टियन ने मन ही मन कोसा। सेबेस्टियन को चुप देखकर इवान ने कुछ नहीं कहा और 20 से जोड़ रैंक के मकड़ियों को बुलाया और उन्हें बेस में मौजूद लोगों की रक्षा करने का आदेश दिया। सेबेस्टियन और नाथन ने भौहें उठाईं जब उन्होंने देखा कि बुलाए गए राक्षस मकड़ियां थीं। इतनी सारी मकड़ियों को देखने के बाद वे एबिसल स्पाइडर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। चूंकि सब कुछ तय हो गया है तो चलो चलते हैं, इवान ने मकड़ियों को बुलाने के बाद कहा। राक्षस सेना की जानकारी के बारे में क्या? नाथन ने पूछा जब उसने देखा कि इवान जाने के लिए तैयार है। मेरा बुलाया गया राक्षस जल्द ही राक्षस सेना के स्थान पर पहुंच जाएगा। जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना समय बर्बाद न करने के लिए हमें अभी निकल जाना चाहिए। सेबेस्टियन और नाथन ने सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा। सेबेस्टियन ने वैलेरी से कुछ मिनट बात की और उसे फिलहाल बेस में रहने के लिए कहा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद इवान, सेबेस्टियन और नाथन बेस से निकलकर राक्षस सेना के स्थान की ओर उड़ गए। अध्याय 487 बेट भाग 1। इवान, सेबेस्टियन और नाथन के डार्क गिल्ड के बेस से निकलने के 40 मिनट बाद इवान को आखिरकार एक्लिप्स से एक संदेश मिला। उसने तुरंत उड़ना बंद कर दिया और सेबेस्टियन और नाथन से 1 मिनट रुकने को कहा। उसने छाया इंद्रियों का उपयोग किया और अपनी दृष्टि को एक्लिप्स से जोड़ा। जैसे ही उसकी दृष्टि एक्लिप्स से जुड़ी, इवान ने राक्षसों के सैकड़ों समूहों को एक खुले क्षेत्र में एक साथ इकट्ठा होते देखा। एक्लिप्स पहाड़ियों में से एक की चोटी पर खड़ा था, इसलिए इवान स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र में एकत्र हुए सभी राक्षसों को देख पा रहा था। जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, उसने केवल राक्षसों के समूह देखे। वहां विभिन्न प्रकार के राक्षस थे और उन्हें देखने के बाद इवान नेफ्लियम शहर के राक्षस ज्वार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन वास्तव में नेफ्लियम शहर के राक्षस ज्वार और उसके सामने राक्षसों के समूह के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यहाँ एकत्रित राक्षसों की संख्या नेफ्लियम शहर पर हमला करने वाले राक्षसों से कम 3 गुना अधिक है। इवान ने सोचा और उसकी आंखें उत्साह से जल उठीं। राक्षसों की संख्या के कारण भयभीत होने के बजाय वह उत्साहित था, क्योंकि उसे यकीन था कि उन्हें मारने के बाद उसे भारी मात्रा में कोर और राक्षस शरीर मिलेंगे।
जैसे ही इवान छाया इंद्रियों का उपयोग करना बंद करने वाला था, उसने अचानक राक्षस सेना के पीछे 2 बड़े राक्षसों को देखा। 100 मीटर लंबा सफ़ेद रंग का हाथी था। हाथी का पूरा शरीर हड्डी के कवच से ढका हुआ था, उसके मुंह से 10 मीटर लंबे 2 दांत निकल रहे थे और उसके चारों ओर एस रैंक के राक्षस की आभा थी। दूसरा राक्षस 10 मीटर लंबा भैंसा था, लेकिन सामान्य भैंसों के विपरीत ये भैंसा पत्थर से बना हुआ लग रहा था। उसके सिर के दोनों ओर से 3 मीटर लंबे 2 नुकीले पत्थर के सींग निकल रहे थे और टाइटन हाथी की तरह ही भैंस के चारों ओर की आभा एस रैंक के राक्षस की थी। इवान एक पल के लिए हैरान रह गया जब उसने स्टोन भैंस और टाइटन हाथी को देखा, क्योंकि मिस स्पाइडर ने जिस राक्षस को पकड़ा था उसके अनुसार टाइटन हाथी और स्टोन भैंस राक्षस सेना के साथ नहीं थे। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में समझ की एक रोशनी चमकी और उसे समझ आ गया कि वे राक्षस सेना के साथ क्यों थे। ये दोनों साथी सेबेस्टियन और अन्य लोगों द्वारा पहले ही खोजे जाने के बाद वापस आ गए होंगे, इवान ने सोचा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मैंने सोचा था कि अगर मैं लाल मुखौटे वाले उस आदमी के बारे में और जानना चाहता हूं तो मुझे इन 2 राक्षसों को खुद ही ढूंढना होगा, लेकिन चूंकि वे पहले से ही अपनी सेना के साथ हैं। इवान की नज़र में वे 2 एस रैंक राक्षस केवल एक ही चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, नए एस रैंक शैडो अंडे, जो उसे वह जानकारी देंगे जो वह चाहता था, न ज़्यादा न कम। उसने आखिरी बार बड़ी सेना पर नज़र डाली और अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया। उसने नाथन और सेबेस्टियन को देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे अभी पता चला है कि सेना में कितने राक्षस हैं, चिंता मत करो, हम उनसे आसानी से निपट सकते हैं। इवान की बात सुनकर नाथन और सेबेस्टियन थोड़े शांत हुए। कितने हैं? सेबेस्टियन ने उत्सुकता से पूछा। ज़्यादा नहीं, बस 8 लाख के आसपास। सेबेस्टियन 0_0। नाथन डिग्री ओ डिग्री। सेबेस्टियन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और नाथन ने अपना मुंह खोलकर इवान की ओर देखा। ओह ठीक है, टाइटन हाथी और स्टोन भैंस भी वहाँ हैं, इवान ने एक बार फिर कहा और नाथन और सेबेस्टियन के शरीर सख्त हो गए। उन्हें लगने लगा कि इवान के साथ जाना अच्छा विचार नहीं था। जब इवान ने उनके सख्त चेहरे देखे तो वह एक पल के लिए भ्रमित हो गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि वे क्या सोच रहे थे। उनकी संख्या के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैंने कहा था कि हम उनसे आसानी से निपट सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास कोई रास्ता है, इवान ने उनके तनावपूर्ण चेहरे को देखकर गंभीर स्वर में कहा। वह समझ सकता था कि वे क्या महसूस कर रहे थे। सेना में राक्षसों की संख्या सामान्य राक्षसों की संख्या से भी अधिक थी। इतनी बड़ी राक्षस सेना से निपटने के लिए आमतौर पर उन्हें शीर्ष विशेषज्ञों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि नेफ्लियम शहर के अधिकारियों ने किया था। लेकिन वर्तमान में उनमें से केवल 3 ही थे। हालांकि वे तीनों बहुत शक्तिशाली थे, सेबेस्टियन और नाथन को यकीन था कि वे इतने सारे राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सेना में राक्षसों की बड़ी संख्या के अलावा 2 एस रैंक राक्षस भी हैं जो उनसे सीधे लड़ सकते हैं। इससे पहले जब वे डार्क गिल्ड के बेस से निकले थे तो नाथन और सेबेस्टियन ने सोचा था कि राक्षसों की संख्या 1 लाख से अधिक नहीं होगी और इवान ने उन्हें बताया था कि स्टोन बफेलो और टाइटन हाथी राक्षस सेना के साथ नहीं होंगे। लेकिन अब वह उन्हें बता रहा है कि राक्षसों की संख्या 8 लाख है और 2 एस रैंक राक्षस भी हैं। ये स्वाभाविक ही था कि वे तनाव महसूस करेंगे। जब नाथन और सेबेस्टियन ने इवान की ईमानदार आवाज़ सुनी तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। सेबेस्टियन ने कहा और गहरी सांस ली, मुझे उम्मीद है कि आपके पास वाकई उनकी देखभाल करने के लिए कुछ होगा। चिंता मत करो, मैं अभी भी लंबी उम्र जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ सिर्फ खुद को मारने के लिए नहीं जाऊँगा। नाथन और सेबेस्टियन ने कुछ और नहीं पूछा और वे एक बार फिर राक्षस सेना की दिशा में उड़ गए। उनकी उच्च चपलता के कारण उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। 15 मिनट बाद इवान, सेबेस्टियन और नाथन ने दूरी पर एक बड़ा पहाड़ देखा। हालांकि वे पहाड़ से काफ़ी दूर थे, लेकिन वे पहाड़ के पीछे से आने वाले हजारों राक्षसों की आभा को महसूस कर सकते थे। इवान ने पहाड़ की चोटी पर ग्रहण की उपस्थिति भी महसूस की। इतने सारे राक्षसों की आभा को महसूस करते हुए नाथन और सेबेस्टियन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। जल्द ही वे तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और आखिरकार उसके पीछे राक्षसों की बड़ी सेना को देखा। अध्याय 488 बेट भाग 2। इवान, सेबेस्टियन और नाथन पहाड़ की चोटी पर उतरे जहां ग्रहण छिपा हुआ था। रात हो चुकी थी और जंगल में प्रकाश के एकमात्र स्रोत तारे और चांद थे। उतरने के बाद तीनों ने अपनी आभा वापस खींची और अपने सामने राक्षस सेना को देखा। हालांकि रात का समय था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उस बड़ी राक्षस सेना को देख सकते थे जो पहाड़ के नीचे कुछ दूरी पर तैनात थी। इवान की अभिव्यक्ति उदासीन रही और सैकड़ों हजारों राक्षसों को देखते हुए उसकी आंखों में एक उत्साहपूर्ण चमक थी। दहाड़, चीख, ग्रर, जंगल में अलग अलग तरह की राक्षसी आवाज़ें गूंज रही थीं, जिससे जंगल का रात का माहौल काफ़ी भयानक हो गया था। बस एक नज़र में उसने ज्वाला शेर, पवन भेड़िए और भूत और कई अलग अलग प्रकार के राक्षसों को देखा। उसने बगल से देखा और पाया कि नाथन और सेबेस्टियन के हाव भाव काफ़ी गंभीर थे।
हालांकि इवान ने उन्हें राक्षसों की संख्या के बारे में पहले ही बता दिया था, फिर भी इतने सारे राक्षसों को देखकर वे काफ़ी हैरान थे। उन्होंने इवान को देखने से पहले सेना के पीछे टाइटन हाथी और पत्थर के भैंसे को आखिरी बार देखा। तो आपकी योजना क्या है? सेबेस्टियन ने राक्षसों को सचेत न करने के लिए टेलीपैथी का उपयोग करते हुए पूछा। इवान ने फुसफुसाते हुए झुमके पहने और सेबेस्टियन से 1 मिनट रुकने को कहा। उसने अपनी श्रवण इंद्रियों को नियंत्रित किया और सेना के पीछे टाइटन हाथी और पत्थर के भैंसे पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे पता था, हमें उस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही इवान ने अपनी श्रवण इंद्रियों को उन पर केंद्रित किया, उसने पत्थर के भैंसे की भारी आवाज़ सुनी। इवान ने पत्थर के भैंसे की आवाज़ सुनकर भौहें उठाईं और उसके कान खड़े हो गए। इस मामले पर अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम कल अपने इलाके में लौट आएंगे, टाइटन हाथी ने ठंडी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ही इवान को पता चल गया कि हाथी काफ़ी गुस्से में है। हमारे लिए इतने सारे राक्षसों को इकट्ठा करना और उन्हें बिना किसी को बताए यहाँ लाना आसान नहीं था, और अब वह कमीना। स्टोन बफेलो ने गुस्से से भरी आवाज़ में कहा और उसकी पथरीली नाक से लाल धुआं निकला। टाइटन हाथी ने कुछ नहीं कहा और स्टोन बफेलो की बात सुनकर चुप हो गया। तो वे कल वापस जाने की योजना बना रहे हैं। इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने दोनों के बीच बातचीत सुनी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बहुत बुरा हुआ कि वे अब कभी वापस नहीं जा पाएंगे। इवान ने अपनी श्रवण इंद्रियों को नियंत्रित करना बंद कर दिया और आखिरकार सेबेस्टियन और नाथन की ओर देखा। कान की बाली की टेलीपैथी कौशल का उपयोग करते हुए उसने उन्हें उस बातचीत के बारे में बताया जो उसने अभी सुनी थी। तो वास्तव में कोई इंसान है जो उनके साथ काम कर रहा है, सेबेस्टियन ने कहा जब इवान ने उन्हें उनकी बातचीत के बारे में बताया। चूंकि वे कल जाने की योजना बना रहे हैं, इसलिए हमें उन पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? अचानक नाथन ने कहा। बूढ़े आदमी, तुम क्या बात कर रहे हो? इवान ने नाथन की बात सुनकर आंखें घुमाईं। हालांकि वे जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे भविष्य में अन्य मानव शहरों पर हमला करने की कोशिश करेंगे। चूंकि ऐसा है, तो क्यों न हम उन्हें मिटा दें? नाथन ने कुछ सेकंड के लिए इवान को देखा और फिर अंदर ही अंदर आहें भरते हुए बोला, तो तुम्हारी योजना क्या है? नाथन की बात सुनकर इवान मुस्कुराया। उसने राक्षसों की सेना को देखा और उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। उसके पास राक्षसों से निपटने के कई तरीके थे और वह सोच रहा था कि उसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। हालांकि सेना में राक्षसों की संख्या पहले मारे गए मकड़ियों की संख्या की तुलना में कुछ भी नहीं थी, लेकिन इन राक्षसों की व्यक्तिगत ताकत मकड़ियों से ज्यादा थी। एक अकेला बी रैंक राक्षस कम से कम 3 बी रैंक मकड़ियों से आसानी से लड़ सकता था। कुछ सेकंड के बाद उसने आखिरकार तय कर लिया कि वह उनसे कैसे निपटना चाहता है और पीछे टाइटन हाथी को देखा। गिल्ड मास्टर सेबेस्टियन, अचानक इवान ने गर्मजोशी से कहा। सेबेस्टियन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने इवान की ओर सतर्कता से देखा। क्या? उसने संदेह भरी आवाज़ में पूछा और किसी भी समय अपने बचाव कौशल का उपयोग करने के लिए तैयार था। सेबेस्टियन की सतर्कता भरी अभिव्यक्ति को देखकर इवान का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसने इसे अनदेखा करके मुख्य मुद्दे पर आने का फैसला किया। गिल्ड मास्टर सेबेस्टियन, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो? सेबेस्टियन के दिल में घबराहट चरम पर पहुंच गई और उसने सावधानी भरी आवाज़ में पूछा, किस तरह की शर्त? मैं टाइटन हाथी का सामना करूंगा और तुम पत्थर के भैंसे का सामना करोगे। जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले मार देगा वही विजेता होगा, इवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। सेबेस्टियन ने भौहें सिकुड़ी और कुछ कहने ही वाला था कि इवान ने एक बार फिर कहा, तुम्हें राक्षस सेना के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि वे पत्थर के भैंसे के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। इवान की बात सुनकर सेबेस्टियन दंग रह गया। नाथन ने उनकी बातचीत सुनकर कुछ नहीं कहा और चुप रहने का फैसला किया। अगर मैं तुम्हारे सामने पत्थर की भैंस को मार दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ देर सोचने के बाद सेबेस्टियन ने पूछा। सेबेस्टियन की बात सुनकर इवान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अपने शैडो स्टोरेज के अंदर देखा और एक सेब के आकार का सुनहरा रंग का फल निकाला। अगर तुम शर्त जीतोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, इवान ने सुनहरा फल दिखाते हुए कहा। सेबेस्टियन ने फल को छुआ और उसका विवरण उसकी आंखों के सामने आ गया। जैसे ही उसने फलों का विवरण पढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह अंडरस्को सेबेस्टियन के पास शब्द नहीं थे और फल का विवरण पढ़ने के बाद उसकी आंखों में इच्छा की झलक दिखाई दी। नाथन ने सेबेस्टियन के हैरान भाव को देखकर भौहें उठाईं। उसने भी फल को छुआ और उसका विवरण देखा और अगले ही पल उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। इवान ने जो फल निकाला वह माना एफिनिटी फल था जो उसे वर्डेंट वाइल्ड्स डेंगॉन में मिला था। माना एफिनिटी फल एक दुर्लभ फल जो केवल मैना से भरपूर जगहों पर उगता है। फल खाने के बाद सभी कौशलों के लिए आपके मैना की खपत 10% कम हो जाएगी और आपकी मैना रिकवरी की गति स्थायी रूप से 50% बढ़ जाएगी। मैना एफिनिटी फल के प्रभावों को स्टैक नहीं किया जा सकता है।
मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। सेबेस्टियन फल के विवरण को देखने के बाद इतना उत्साहित था कि उसने ये भी नहीं पूछा कि अगर वह हार गया तो इवान उससे क्या चाहता है और सीधे उसकी शर्त स्वीकार कर ली। इवान ने एक मौन इशारा किया जब उसने देखा कि टेलीपैथी का उपयोग करने के बजाय सेबेस्टियन ने बोलने के लिए अपने मुंह का उपयोग किया। सेबेस्टियन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राक्षस सेना को देखा। ये देखने के बाद कि किसी ने उन्हें नहीं देखा, उसने राहत की सांस ली। वैसे अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अपने शुरुआती उत्साह के शांत होने के बाद सेबेस्टियन को आखिरकार अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ और उसने पूछा, कुछ ज्यादा नहीं, मुझे बस एक एस रैंक कवच चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैना एफिनिटी फल का मूल्य एस रैंक आर्टिफैक्ट से कम है, इवान ने कहा और सेबेस्टियन के हाव भाव को देखा। ठीक है, सेबेस्टियन ने बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत सहमति जताई। इवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि सेबेस्टियन बिना किसी दूसरे विचार के सहमत हो गया, लेकिन वह जल्द ही मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मुफ्त एस रैंक कवच हासिल किया, इवान ने अपने मन में चिल्लाया और राक्षस सेना को देखा जो अपनी योजना शुरू करने के लिए तैयार थी। अध्याय 489 फीनिक्स फेदरेट क्लॉक। इवान ने राक्षस सेना को देखा और गहरी सांस ली। वह कार्रवाई करने ही वाला था कि अचानक उसके और सेबेस्टियन के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, उम्मा, क्या मैं भी शर्त में शामिल हो सकता हूँ? इवान और सेबेस्टियन ने एक साथ अपना सिर घुमाया और नाथन की ओर देखा जिसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। अरे बूढ़े आदमी, हमारी शर्त में हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करो। वह फल मेरा है। मैना एफिनिटी फल के विवरण को देखने के बाद सेबेस्टियन ने स्टोन बफेलो को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने का फैसला किया। उसकी नज़र में मैना एफिनिटी फल पहले से ही उसका है, इसलिए वह किसी भी तरह से नाथन को उनकी शर्त में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि फल तुम्हारा है? ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम पहले ही शर्त जीत चुके हो, नाथन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इवान अवाक रह गया जब उसने देखा कि वे दोनों मैना एफिनिटी फल के कारण बहस कर रहे थे। मेरे पास उनके बेकार के झगड़े के लिए समय नहीं है, इवान ने सोचा और नाथन को मना करने ही वाला था क्योंकि उसके पास केवल एक मैना एफिनिटी फल था जब अचानक उसके दिमाग में एक चतुर विचार आया। उसने एक पल के लिए सोचा और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। यह अफसोस की बात थी कि नाथन और सेबेस्टियन दोनों ने उस मुस्कान को नहीं देखा, अन्यथा वे निश्चित रूप से इवान के साथ शर्त लगाने का विचार छोड़ देते। ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो, इवान ने जल्दी से अपनी चतुर मुस्कान छिपाए और गंभीर स्वर में कहा। इवान की गंभीर आवाज़ सुनकर नाथन और सेबेस्टियन दोनों ने बहस करना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। उसे हमारे साथ आने दो, मेरे पास 2 मैना एफिनिटी फल हैं, इसलिए अगर वह हमारे साथ आता भी है तो कोई समस्या नहीं होगी, इवान ने अपनी फुसफुसाती हुई बाली की टेलीपैथी कौशल का उपयोग करते हुए कहा। इवान की बात सुनकर नाथन की आंखें चमक उठीं, दूसरी ओर सेबेस्टियन की आंखें सिकुड़ गईं। अपने कौशल के कारण वह बता सकता था कि इवान फलों की संख्या के बारे में झूठ बोल रहा था। जैसे ही वह उसे बेनकाब करने वाला था, इवान ने उसकी ओर देखा और नाथन को सचेत किए बिना एक ध्वनि संचरण भेजा। जब सेबेस्टियन ने इवान की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। जल्द ही वह जानबूझकर मुस्कुराया और नाथन पर कुछ हद तक दया से देखा जो शर्त में शामिल होने के कारण अभी भी मुस्कुरा रहा था। इवान ने भी राहत की सांस ली जब उसने देखा कि सेबेस्टियन ने उसे बेनकाब नहीं किया। वैसे केवल 2 एस रैंक राक्षस हैं, इसलिए हम कैसे खेलेंगे? नाथन ने अचानक एक संदिग्ध स्वर में पूछा। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप और गिल्ड मास्टर सेबेस्टियन स्टोन बफेलो का सामना करेंगे और मैं टाइटन एलिफेंट का सामना करूंगा। अगर तुम लोग टाइटन हाथी को मारने से पहले स्टोन बफेलो को सफलतापूर्वक मार देते हो तो मैना एफिनिटी फल तुम्हारे होंगे, इवान ने नाथन और सेबेस्टियन दोनों को चौंकाते हुए कहा। वे पूछना चाहते थे कि क्या वह गंभीर है, लेकिन एक पल सोचने के बाद रुक गया। अच्छा, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ने एक साथ सोचा और मुस्कुराए। जब इवान ने उनकी मुस्कुराहट देखी तो वह अंदर से मुस्कुराया, लेकिन बाहर किसी तरह का भाव नहीं दिखाया। ऑलराइट प्रिंसिपल, गिल्ड मास्टर सेबेस्टियन एक एस रैंक कवच पर दांव लगा रहा है, आप क्या दांव लगाने जा रहे हैं? इवान ने पूछा। इवान की बात सुनने के बाद नाथन ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ हिलाया। उसने पहले ही सोच लिया था कि वह क्या दांव लगाने जा रहा है। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का लबादा दिखाई दिया जिससे हल्की सुनहरी लपटें निकल रही थीं। नाथन ने लबादे के चारों ओर एक मैना अवरोध बनाया ताकि उसकी आभा आसपास के वातावरण में न फैल जाए। इवान की आंखें चमक उठीं जब उसने सुनहरा लबादा देखा। उसे देखकर ही वह बता सकता था कि यह कोई साधारण कलाकृति नहीं है। सेबेस्टियन ने भी लबादा देखकर भौहें चढ़ा लीं। अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं तुम्हें ये दूंगा, नाथन ने कहा और लबादा इवान को थमा दिया। इवान ने लबादा पकड़ा और उसे ध्यान से देखा।
लबादा बहुत चिकना था और भले ही उसमें से समय समय पर सुनहरी लपटें निकल रही थीं, लेकिन उसे उन लपटों से किसी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत, जब उन लपटों ने उसके हाथ को छुआ तो उसे अपने पूरे शरीर में एक आरामदायक एहसास हुआ। फीनिक्स पंख वाला लबादा। फीनिक्स पंख वाला लबादा एक शानदार और दुर्लभ सहायक वस्तु है जिसे एक प्रसिद्ध अग्नि फीनिक्स के पंखों से तैयार किया गया है। इस लबादे को पहनने से पहनने वाले को ज्वाला पुनर्जन्म और उच्च स्तरीय अग्नि प्रतिरोध कौशल प्राप्त होता है। फ्लेम रीबर्थ। फीनिक्स फेदर क्लोक की प्राथमिक क्षमता इसकी फ्लेम रीबर्थ की शक्ति है। यदि इसे पहनने वाले की मृत्यु हो जाती है तो क्लोक की निर्वाण लपटें सक्रिय हो जाती हैं। फ्लेम रीबर्थ का उपयोग करके पहनने वाला वापस जीवित हो सकता है। फ्लेम रीबर्थ कौशल का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद द फीनिक्स फेदर क्लोक अपना फ्लेम रीबर्थ कौशल खो देगा। उच्च स्तरीय अग्नि प्रतिरोध। उपयोगकर्ता के अग्नि प्रतिरोध को जोड़ 50% तक बढ़ाता है। जब इवान ने फीनिक्स फेदर क्लोक के विवरण देखे तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सेबेस्टियन भी ऐसा ही था और उसने अपने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ क्लोक को देखा। वे दोनों फ्लेम रीबर्थ कौशल के विवरण से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। हालांकि इस कौशल का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था, लेकिन वे दोनों इस तरह के कौशल के महत्व को अच्छी तरह से जानते थे। यह अंडरस्को इवान इतना हैरान था कि वह कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। मुझे ये लबादा लगभग 50 साल पहले एस रैंक डेंगॉन को साफ करने के बाद मिला था। इवान और सेबेस्टियन के दिमाग में नाथन की आवाज़ गूंजी, तुम क्या सोचते हो? क्या यह इस शर्त के लिए पर्याप्त है? हालांकि नाथन ने सवाल पूछा था, लेकिन वह पहले से ही जवाब जानता था। आखिरकार वह इस तरह की कलाकृति के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ था। इवान ने एक गहरी सांस ली और लबादा नाथन को वापस दे दिया। हालांकि वह सतह पर कुछ भी नहीं दिखा रहा था, वह अपने दिल में हंस रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि यह लबादा जल्द ही उसका होगा। सेबेस्टियन ने भी सोचा कि इवान ने उससे पहले क्या कहा था और अजीब आंखों से नाथन को देखा। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में उदार है, सेबेस्टियन ने मन ही मन बुदबुदाया और अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि यह बूढ़ा आदमी इस लबादे को खोने के बाद रोएगा नहीं, इवान ने खुद से सोचा और एक गहरी सांस ली। तैयार हो जाओ, मैं शुरू करने वाला हूँ, इवान ने नाथन और सेबेस्टियन से कहा और राक्षस सेना को देखा। अध्याय 490 वन शॉट भाग 1। चलो शुरू करते हैं, इवान ने कहा और अपने सभी छाया मरेहुओं को बुलाया। नाथन और सेबेस्टियन ने अचानक एक काली छाया को जमीन पर फैलते देखा और अगले ही पल वूश वूश छाया मरे एक के बाद एक जमीन से बाहर आने लगे। वाइवन, स्पाइडर, ऑक्स, एलिसिया, नेक्रोस, एस्ट्रोनेक्स सभी छाया मरे एक पल में उसके छाया भंडारण से बाहर आ गए। इवान ने काजिल को भी बुलाया, लेकिन वह अपने चुप के कौशल का उपयोग कर रहा था, इसलिए सेबेस्टियन और नाथन इतने सारे छाया मरेहुओं के समूह के बीच उसे नहीं देख पाए। नाथन और सेबेस्टियन दोनों को बहुत सारे शैडो अनडेड देखकर एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। लगभग 375 शैडो अनडेड थे। मिस स्पाइडर और उसके साथ भेजी गई 100 मकड़ियां अभी भी वहां नहीं थीं। हालांकि वहां केवल 375 शैडो अनडेड थे, जो 8 लाख राक्षसों की सेना की तुलना में कुछ भी नहीं थे। फिर भी नाथन और सेबेस्टियन हैरान थे क्योंकि इवान द्वारा बुलाए गए सभी राक्षस या तो ए रैंक या A+ रैंक के शिखर पर थे। ये सेबेस्टियन ने शैडो अनडेड की ओर अपनी उंगली उठाई और इवान से पूछना चाहा कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। नाथन की आंखें भी सदमे के कारण कांप रही थीं और उसे भी यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है। इवान ने नाथन और सेबेस्टियन की चौंकने वाली नज़र को नज़रअंदाज किया और अपने शैडो अनडेड को राक्षस सेना के अंदर तबाही मचाने का आदेश दिया। चीख! इवान का आदेश सुनकर सबसे पहले अल्बेलू हरकत में आया। रक्त बिजली ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और वह तुरंत उस स्थान से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। अन्य छाया मरे भी उसके पीछे चले गए। जिस क्षण इवान ने अपने छाया मरे को बुलाया और जंगल में इतने सारे राक्षसों की आभा फैली, पत्थर भैंस, टाइटन हाथी और राक्षस सेना के अन्य उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां इवान और अन्य खड़े थे। 8 लाख राक्षसों में 36 A+ रैंक के राक्षस और 142 A रैंक के राक्षस थे। इतने सारे उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों की आभा को महसूस करते हुए वे सबसे पहले कार्रवाई करने वाले थे और तुरंत सेना के सबसे आगे दिखाई दिए। जैसे ही वे सेना के सबसे आगे दिखाई दिए, क्रैकल, रक्त की बिजली हवा में चमक उठी और एक खूनी आभा ने चारों ओर घेरा बना लिया। अल्बेलू सेना के उच्च स्तर के राक्षसों के ऊपर दिखाई दिया और अपनी धधकती बैंगनी आंखों से उन्हें देखा। इससे एक रक्त आभा निकल रही थी जिससे सभी राक्षसों के शरीर कांप रहे थे। ब्लडलस्ट अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर 3 मिनट की अवधि के लिए उपयोगकर्ता की शक्ति 300% बढ़ जाती है। जब कौशल सक्रिय होता है तो उपयोगकर्ता को मारने की तीव्र इच्छा होगी और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उपयोगकर्ता अपनी तर्कसंगतता खो देगा और एक नासमझ हत्यारा बन जाएगा। शांत होने का समय 10 घंटे। अल्बेलू वर्तमान में अपने ब्लडलस्ट कौशल का उपयोग कर रहा था, जिसने 3 मिनट के लिए उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया।
हालांकि इवान को अकेले ब्लडस्ट कौशल का उपयोग करने से डर था, लेकिन उसने अल्बेलू को इसका उपयोग करने से नहीं रोका। चूंकि अल्बेलू एक छाया मरे हुए प्राणी था, इसलिए इवान का उस पर पूर्ण नियंत्रण था। भले ही अल्बेलू अपनी तर्कशक्ति खो चुका हो, लेकिन इवान को यकीन था कि वह अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करके अभी भी उसे नियंत्रित कर सकता है। जैसे ही अल्बेलू राक्षसों की सेना के ऊपर दिखाई दिया, उन सभी को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। यहाँ तक कि टाइटन हाथी और स्टोनहेंज जो सेना के पीछे थे, वे भी अल्बेलू से आने वाले खतरे को महसूस कर सकते थे, जो वर्तमान में ब्लडस्ट कौशल का उपयोग कर रहा था। जबकि राक्षसों की सेना अभी भी अल्बेलू की अचानक उपस्थिति के कारण स्तब्ध थी, उसके पीछे मौजूद अन्य छाया मरे हुए प्राणी भी बाहर निकल आए। भयावह रक्त बिजली के चाप जो खूनी आभा छोड़ रहे थे, एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए आकाश से उतरे। नेक्रोस और अन्य छाया मरे हुए प्राणियों ने भी बिना किसी परवाह के अपने हमले शुरू कर दिए। ग्रहण और काजल अपने चुपके कौशल का उपयोग करके राक्षस सेना के बीच में चले गए और जल्द ही बड़ी संख्या में राक्षस मरने लगे। तुरंत पूरी राक्षस सेना अराजकता में फंस गई। हालांकि इतने सारे राक्षसों की तुलना में छाया मरे की संख्या कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताकत सेना में राक्षसों से कहीं अधिक थी। राक्षस सेना में अधिकांश राक्षस F रैंक से लेकर C रैंक तक के थे, इसलिए घायल होने से डरने वाले छाया मरे के सामने उनमें से अधिकांश कुछ नहीं कर सकते थे। बस वहां खड़े मत रहो, जाओ और स्टोन बफेलो का ख्याल रखो। नाथन और सेबेस्टियन इतने सारे छाया मरे की अचानक उपस्थिति के कारण अभी भी हैरान थे और इवान की आवाज़ सुनने के बाद ही अपने होश में आए। उनके पास कई सवाल थे जो वे पूछना चाहते थे, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति को याद करते हुए उन्हें पता था कि यह इसके लिए समय नहीं था। उन्होंने सेना के पीछे खड़े स्टोन बफेलो की ओर उड़ने से पहले इवान को एक आखिरी बार देखा। इवान ने अपने शैडो अनडेड को देखा और महसूस किया कि उसके कुछ शैडो स्पाइडर पहले ही राक्षसों द्वारा मारे जा चुके हैं। इन मकड़ियों की व्यक्तिगत शक्ति बहुत कम है, मैं उन्हें दूसरे राक्षसों से बदल दूंगा। इवान ने सोचा और राक्षसों के विभिन्न प्रकारों को देखा। वह भी राक्षस सेना की ओर उड़ गया, लेकिन टाइटन हाथी की ओर जाने के बजाय वह राक्षस सेना के बीच में उतरा। डेथ रिंग, इवान ने धीमी आवाज में कहा और मृत्यु के सार से भरी एक घूमती हुई काली अंगूठी ने तुरंत 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया। डेथ रिंग, अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर मृत्यु के सार से भरी एक घूमती हुई काली अंगूठी आपके चारों ओर घूमने लगती है। डेथ रिंग की सीमा के भीतर आने वाले सभी दुश्मन डेथ रिंग की शक्ति को और भी बढ़ाने के लिए जला दिए जाते हैं। डेथ रिंग के अंदर रहते हुए आपके समान रैंक वाले या आपसे 2 रैंक कम वाले सभी दुश्मन हर गुजरते सेकंड के साथ अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 5% खो देंगे। आपसे 3 या उससे ज्यादा रैंक नीचे के दुश्मन हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 30% खो देंगे। इस बीच आपसे ज्यादा रैंक वाले सभी दुश्मन डेथ रिंग के अंदर गिरने के बाद हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 3% खो देंगे। डेथ रिंग उन दुश्मनों पर काम नहीं करेगी जो आपसे 3 रैंक ऊपर हैं। डेथ रिंग के अंदर मरने वाले हर 500 दुश्मनों के लिए आपके सभी शैडो मरे की शक्ति 1% बढ़ जाएगी। डेथ रिंग की वजह से आपके शैडो मरे को अधिकतम 100% की बढ़त मिल सकती है। डेथ रिंग की शुरुआती सीमा 3 किलोमीटर है और डेथ रिंग के अंदर मरने वाले हर 1000 दुश्मनों के लिए घूमती हुई डेथ रिंग की सीमा 1 किलोमीटर बढ़ जाएगी। डेथ रिंग की अधिकतम सीमा 20 किलोमीटर है। डेथ रिंग के अंदर फंसे सभी राक्षसों ने अपनी जीवन शक्ति खोना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे यकीन है कि अगर पर्याप्त समय दिया जाए तो मेरे शैडो अनडेड उन सभी को मार सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई की अवधि को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवान ने खुद से सोचा जब उसने डेथ रिंग को देखा जो राक्षसों के मरने के साथ साथ आकार में बढ़ती जा रही थी। राक्षसों की मौत के साथ साथ डेथ रिंग के प्रभाव के कारण उसके सभी शैडो अनडेड की शक्ति भी बढ़ रही थी। युद्ध के मैदान की स्थिति को देखने के बाद इवान ने अपना सिर हिलाया और आखिरकार राक्षस सेना के पीछे देखा जहां टाइटन हाथी था। लेकिन जब उसने सेना के पीछे देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसने देखा कि टाइटन हाथी वहां से भाग रहा था। इस बीच सेबस्टियन और नाथन द्वारा एक ही समय में पत्थर के भैंसे पर हमला किया जा रहा था। फुक, इवान टाइटन हाथी की कायरतापूर्ण कार्रवाई को देखकर खुद को कोसने से नहीं रोक सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पत्थर के भैंसे की परवाह किए बिना भाग जाएगा, जो अब 2 S रैंक के शिकारियों का सामना कर रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और अपने छाया भंडार से एक धनुष निकाला। आज ये युवा मास्टर एक S रैंक के राक्षस को एक शॉट में मारने जा रहा है। कोई भी मुझे 2 S रैंक की कलाकृतियों को लूटने से नहीं रोक सकता, इवान ने अपने मन में चिल्लाया और धनुष को भागते हुए टाइटन हाथी पर निशाना बनाया जो पहले से ही 20 किलोमीटर से अधिक दूर था।